A very good morning to all students. This is online teaching video number 26, class 10th. Subject is political science. In our previous video, we have discussed about power sharing. We also read two examples, Belgium and Sri Lanka, and we also see that they face different kinds of problem or they choose the different ways to solve their प्रॉब्लम. उनकी अलग अलग समस्याएं थी और उन्होंने सॉल्व करने का रास्ता भी अलग से ही चुना. कल हमने रीड किया था खलील्स डायलेमा, खलील की उलझन, कि खलील किस कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उसकी मदर फादर, और वो इस तरीके के सिस्टम को पसंद नहीं कर रहा था. आज हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. जो नहीं शक्ति जो पावर शेयरिंग की कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं. क्या जो फॉर्म हम यूज कर रहे हैं क्या वही सारे देश यूज कर रहे हैं या फिर हमारा सिस्टम अलग है और उनका सिस्टम अलग है, ये हम आज समझने वाले हैं. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ द इंडिविजुअल पॉलिटिकल पावर. पावर शेयरिंग का जो विचार है वो लोगों के मन में कैसे आया. लोगों के मन में ऐसे आया कि सभी लोगों को लगने लगा कि हमें भी क्या मिलने चाहिए, कुछ पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए. फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड ऑन ओनली ऑन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ अ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस. पहले के समय लोगों का क्या विचार था कि जो पावर है वो तो केवल या तो एक हाथ में रहना चाहिए या फिर कुछ लोगों के समूह में रहना चाहिए. बहुत सारे लोगों के नहीं, कुछ लोगों के समूह में रहना चाहिए. बट इट वॉज फेल्ट दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्ड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स दैम. मैं बता रही हूँ कि जिस तरीके से पहले के लोगों का क्या मानना था कि पावर जो एक हाथ में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उन्हें एकाकी रूप से लेना है, अकेले लेना है. और अगर उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे तो सबका मत अलग होगा, सबकी विचारधारा अलग, कोई कहेगा ऐसा होना है, कोई कहेगा वैसा होना है, कोई कुछ और डिफरेंट देगा. तो मैंने एक तरीके से डिसीजन लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी. तो पहले के लोगों का ये मानना था. अब क्या है, बट दीज नोशन हैव चेंज विद द इमर्ज ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन जैसे ही डेमोक्रेसी की विचारधारा सामने आई तो लोगों की विचारधाराओं में भी परिवर्तन हुआ. जो थिंकिंग थी वो भी बदली कहीं ना कहीं. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. डेमोक्रेसी के सबसे मेन फीचर क्या निकल के आता है कि जो लोग हैं वो शक्ति का प्रमुख केंद्र बिंदु है. ठीक है, जो अगर लोगों को मेन माना गया इसमें, यानी कि सत्ता बनाने वाले कौन है, जनता है. अगर जनता जिसको चुन के रखेगी उसकी सत्ता चलेगी. In good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in society. जो एक अच्छी डेमोक्रेसी होती है उनमें सभी की इंटरेस्ट का, सभी के व्यूज़ का सम्मान किया जाता है. Everyone has a voice in the shaping of public policy. सबकी बात को सुना जाता है किसी भी जो पॉलिसीज को बनाने के लिए. ऐसा नहीं होता कि अब पता चले कि 140 करोड़ की जनसंख्या है, सब अलग अलग राय पे बोले हम सबकी बात सुननी चाहिए, ऐसा नहीं है. एक मत में जो बोले कि हाँ लग रहा है सही है उसकी बात सुनी जाएगी, वरना तो कभी कोई डिसीजन हो ही नहीं पाएगा. अपने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं जो अपने यहाँ पे अयोध्या वाला केस था, काफ़ी लंबे समय तक चला, एटलीस्ट 400 to 500 ईयर्स से ये विवाद चल रहा था और वो जाके अब सुलझा. Therefore, it follows that a democratic political power should be distributed among as many citizens as possible. इसीलिए कहीं ना कहीं ये विचार विमर्श किया गया कि जो पावर है वो कई लोगों में विभाजित कर दिया जाए. तो आज हम पावर शेयरिंग की कुछ फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं. इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, आज की इस आधुनिक डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स. लेट अस लुक सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस, जो कि आज हम प्रेजेंट में देख रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं. पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. जो पावर है वो सरकार के कई अंगों में विभाजित कर दिया गया है, जैसे सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये आपका
हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जिसमें क्या होता है, 3 पार्ट्स बताए गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का वर्क होता है टू मेक लॉज, यानी लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून को बनाता है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लाइज देम, जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है वो उसको क्या करता है, लागू करता है। और जुडिशरी क्या करता है, जो भी कानून बन रहे हैं उस पर कोई विवाद हो जाए या लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो जाए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, तो उन सारे इश्यूज को कौन सॉल्व करती है, जुडिशरी। जुडिशरी में भी आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बहुत बड़े जो मामले होते हैं वो कहाँ पे सॉल्व होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और जो छोटे मोटे मामले होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उससे बड़ा जो मैटर जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉल्व नहीं होता तो किस में जाता है, हाई कोर्ट में। हमने बताया था आपको कि ऐसा नहीं है कि आपका ज़मीन से संबंधित कोई विवाद है और वो कहो आप सीधे सीधे यहीं पे कह दो कि हमें ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना ना हाई कोर्ट में जाना, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर सारे के सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए तो जो नेशनल इशूज़ हैं वो कौन सॉल्व करेगा। तो हर एक सिस्टमेटिक वे से जो है वर्क चलता है। इसमें बताया मैंने कि लेजिस्लेचर का वर्क अलग है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, जुडिशरी का अलग है। लेजिस्लेचर हमारे लॉज को बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लाइज करता है, जुडिशरी का हमने बता ही दिया आपको। तो इसको लेट अस कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा गया है बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल, यानी कि ये जो गवर्नमेंट का ये ऑर्गन है सभी के अलग अलग लेवल पे अपना अपना काम है। अब ऐसा नहीं है, चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम देखेंगे कि सभी को, ऐसा नहीं कि हर किसी एक ऑर्गन को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया हो और वो डिक्टेटर बन जाए। सभी को की पावर को चेक करने के लिए कोई ना कोई बैठा है, शक्तियों को निर्धारित करने के लिए कोई ना कोई बैठा है। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ check the others. This result in a balance of power among various institutions. Last year we have studied that in a democracy, even though minister and government officials exercise power, हमने देखा था, उसमें पढ़ा भी था कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, सभी के पावर को चेक करने के लिए कोई ना कोई बैठा है। अगर सरकार का कोई विवाद होता है तो उसको कहाँ पे सॉल्व किया जाता है, आपका सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा हम कहें मिनिस्टर्स हैं, ये कहा जाए कि मिनिस्टर्स के लिए कोई लॉ नहीं है, पीएम के लिए कोई कानून नहीं है, आपका प्रेसिडेंट है वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं, सभी के लिए। यानी कि दंड का जो प्रावधान रखा गया है, जो पनिशमेंट का जो प्रावधान रखा गया है, सबके लिए समान है। अगर प्रेसिडेंट आपका कोई भी ऑफेंस करता, मतलब कोई भी गुनाह करता है, कोई भी क्राइम करता है, तो जो एक कॉमन पीपल के लिए सज़ा रखी गई है वही प्रेसिडेंट के लिए भी रखी गई है। हमने जो क्लास 9th में पॉलिटिकल का एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था। उसमें क्या बताया था कि चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे सीएम हो, सभी का 1 वोट होता है और सभी का 1 वैल्यू होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को अनलिमिटेड पावर, किसी को बिल्कुल भी पावर नहीं है। बल्कि हमारा आगे इस समय अगर दूसरी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लेके चले तो वहाँ आज भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा है कि किसी को ज़्यादा पावर, किसी को कम पावर, किसी की वोटिंग की वैल्यू 5, किसी की वोटिंग की वैल्यू 1। ओके, Last year we have studied that in a democracy, even though minister and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. देखिए वही है कि एक तरह हम यहाँ देखते हैं कि जो जजेज हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो है अपॉइंट किए जा रहे हैं और फंक्शन को भी देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, वो क्या देखते हैं कि जो लेजिस्लेचर के द्वारा लॉज बन रहे हैं वो सही है या गलत है। यहाँ पे जो आपके एग्जीक्यूटिव में आपके डीएम, एसडीएम, आईएएस ऑफिसर, ये सारे आपके किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं कि यही जो है लॉज बन के तैयार होते हैं, इनको इम्प्लाइज करते हैं।
दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसी सिस्टम को हम चेक और बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। किसको? जो हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इट इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ चेक एंड बैलेंस। नेक्स्ट है पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पावर जो है डिफरेंट लेवल पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। डिस्कस करते हैं। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। कहाँ किस पूरे देश के लिए एक सरकार, फिर एक स्टेट के लिए और एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रिफ़र टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। जो पूरे देश के लिए एक सरकार बनती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड एट द डिफरेंट नेम्स ऑन डिफरेंट कंट्री। उससे पहले यूनियन की बात हो गई, स्टेट का पता है प्रत्येक स्टेट में अलग गवर्नमेंट का वर्क करती। उसके बाद निचले स्तर पर हम देखते हैं रीजनल गवर्नमेंट चलती। जैसे कि हमने बेल्जियम का जो एग्जाम्पल हम फॉलो कर रहे थे, वहाँ पे देखा था कि हमने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का वर्क क्या था कि जो आपके लिंग्विस्टिक मैटर थे वो कौन सॉल्व कर रही थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो सेम यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी है, जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, विलेजेज में हम ग्राम पंचायत वगैरह देखते हैं। तो इनके क्या वर्क होते हैं कि जैसे मान लीजिए म्यूनसिपैलिटी का क्या वर्क है कि नगर में जो आपका टाउन एरिया है वहाँ पे जो वाटर सप्लाई की व्यवस्था है वो सही है कि नहीं है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की व्यवस्था सही है कि नहीं है, रोड वगैरह अच्छे से रिपेयर्ड है कि नहीं है, ये सारे वर्क कौन देखता है? म्यूनसिपैलिटी देखती है। इसके अलावा टाउन हम विलेजेस की बात करें तो विलेजेस में क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, प्रधान ये सारे वर्क को देखते हैं। तो ये निचले स्तर की जो आपकी गवर्नमेंट होती है, सरकारें होती हैं, क्योंकि हर एक मैटर को मैंने अभी भी बताया कि सीधे मैटर को लेके हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, इसलिए निचले स्तर पे जो गवर्नमेंट बनाई गई हैं उनका वर्क होता है कि वो ये सारी जो समस्याएं उनका समाधान करें। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। अगर हम इस सिस्टम को कहें तो ये सारी कंट्रीज़ में फॉलो नहीं होता जैसा हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपकी स्टेट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, यानी लोकल गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक अवर्स वे आर देयर different levels of government, the constitution clearly lays down the power of different levels of government। चलिए अब देखते हैं, जैसा कि हम अपने इंडिया में देख रहे हैं सेम वैसा कहीं पे भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, ओनली वन सिटीजनशिप है, क्या है, यानी कि एकाकी नागरिकता हमें मिली हुई है। वहीं हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप सिस्टम है। डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता किस तरीके से? जैसे मान लीजिए अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क आता है, अब तो लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप है। सबसे पहले तो एक वो न्यूयॉर्क के नागरिक कहे जाएंगे, उसके बाद उनके पास किसकी नागरिकता है? अमेरिका की। तो डुअल सिटीजनशिप का सिस्टम वहाँ पे रखा गया। और कुछ चीज़ें और है, जैसे हमारे यहाँ पे होल कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक ही संविधान है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में क्या कुछ डिफरेंट है। अमेरिका का एग्जाम इसलिए ले रहे हैं कि काफ़ी जो है एक तरीके से पावरफुल कंट्री कही जाती है, इसलिए अमेरिका का एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं कि वहाँ पे प्रत्येक स्टेट का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंट्रल के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हम अभी तक एक एक्सेप्शन हमारे यहाँ पे चल रहा था इंडिया में, किसका? कश्मीर का विवाद। कश्मीर का क्या था? एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ का अलग एक झंडा था, वहाँ की अलग कुछ जो कही जाए लॉज, वहाँ के कुछ अलग कानून थे। तो सेम ऐसे ही अमेरिका में है कि स्टेट की कुछ अलग नियम कानून है और सेंट्रल के कुछ अलग नियम कानून है, ठीक है। दिस इज वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा था, लेकिन श्रीलंका में इस तरीके की पॉलिसीज़ को दरकिनार कर दिया गया था। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एट द म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। मैंने बताया अभी भी आपसे डिस्कस किया कि लोअर लेवल पे म्यूनसिपैलिटी और पंचायती सिस्टम चलता है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं कि इसके सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ये आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाता है।
वी शैल स्टडी दीज एट सेम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसी तरीके का कुछ मिलता जुलता जो है हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये जो 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, हॉरिजेंटल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग, ये आपको क्लियरली समझ में आए होंगे कि आखिर ये होता कैसा है और क्या बेनिफिट है, हमारे देश में कैसे सिस्टम चल रहा है, दूसरे देशों में किस तरीके से चल रहा है। हमारे देश के जो नियम है कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे हैं, बट क्या है कि लोग अभी उतने ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं कि इन पॉलिसीज़ को क्लियरली समझ सकें। भाई अमेरिका में क्या है, लोग, मैंने एक एग्जांपल अभी आपको एक दिन और दिया था कि अमेरिका में एक छोटी सी बात के लिए भी व्यक्ति जागरूक है, यानी कि अगर उनके डॉलर में थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो वहाँ की जनता जो है चिल्लाने चीखने लगती है कि आखिर ये जो डॉलर है वो नीचे क्यों जा रहा है, रुपया आगे क्यों बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ पे हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉलर हाई जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कोई मतलब नहीं है ना। तो क्या है, कहीं ना कहीं हमें कमी है कि अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता नहीं है, लोग इलिटरेट हैं, अधिकांश जनसंख्या अभी भी लिटरेसी की जो रेट है हमारे यहाँ वो काफ़ी कम है। तो यही कुछ जो है फैक्टर निकल के आते हैं कि आज हम पीछे हैं। और अगर यही चीज़ें बढ़ जाए, सभी जागरूक हो जाए, सभी अपनी ड्यूटीज़ को समझने लगे तो देश काफ़ी प्रोग्रेस करे। और ब्लेम हम किसको करते हैं, नेताओं अभिनेताओं। अभी इस समय जिस तरीके से बताती जा रही हूँ, हर रोज़ बताती हूँ कि किस पे ब्लेमिंग शुरू हो गई है, नरेंद्र मोदी की, मोदी ऐसा नहीं किया, मोदी ने वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप तो ये नेशन मेकर हो, राष्ट्र निर्माता कहीं जाने वाले हो, आगे आप लोगों को ये सब चीज़ें हैंडल करनी है। ओके, तो इस लेसन को आप जो है फिर से एक बार रीड करिएगा। जो पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन मैंने बताती जा रही हूँ, इन्हीं में से निकल के आते हैं। जो 2 पॉइंट्स और बचे हैं इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।